नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में नई सरकार के गठन को अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं। अगर देखा जाए तो आज 21 तारीख है और 9 तारीख को नई सरकार यानी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ 71 और भी सांसदों ने मंत्री पद ग्रहण किया था, शपथ ली थी मंत्री पद की, यानी 72 टोटल। और ये 9 तारीख की घटना है, आज है 20 तारीख। 11 दिन हुए हैं, 12वां दिन चल रहा है और इन दिनों में संसद से लेकर सड़क तक सियासी टकराव की नौबत बन गई है। मात्र 10-11 दिनों में आप देखिए तो संसद से लेकर सड़क तक सियासी टकराव की नौबत बनाई है। आप जानते हैं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अब भी पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे हैं। आज मोदी ने विश्व योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर जाकर योगासन किए, जबकि उनके शासन के 11वें साल में लोकतंत्र एकदम शीर्षासन वाली स्थिति में आ गया है। आइए जरा इसे और गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र कैसे शीर्षासन की स्थिति में आ गया है। इसके लिए 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल ये कि लोकसभा का सत्र 24 तारीख यानी अभी जो आने वाला सोमवार है उस दिन से शुरू होने वाला है और 26 को स्पीकर का चयन किया जाएगा। इससे पहले कल शाम को खबर आई कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने सांसद भर्तृहरि महताब को चुना है। महताब साहब संसद में बीजेडी से, जी हां बीजेटी, बीजू जनता दल, उससे 6 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार यानी 7वीं बार भाजपा के टिकट से सांसद बने हैं। मतलब साफ है कि ओडिशा में, ये ओडिशा से आते हैं महताब साहब, भर्तृहरि महताब साहब ओडिशा में बीजेडी में रहकर बीजेपी के लिए खूब जमीन तैयार की होगी, ये साफ दिखाई देता है। और शायद इसीलिए उसका तोहफा मिलने जा रहा है उन्हें कि वो ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं। तोहफा की बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से 1952 से लेकर अभी तक 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक ये कि अभी तक स्पीकर के चुनाव के लिए, स्पीकर का चयन जो है उसके लिए किसी भी ढंग की वहाँ पे ये कहा जाए कि चुनाव नहीं हुआ, यानी वहाँ सारे दलों के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उन लोगों ने चुन लिया मौखिक रूप से कि एक को सर्वसम्मति से कहा जाए, तो किसी एक को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। एक बात ये। दूसरी बात, भर्तृहरि साहब जो हैं, ये अब महताब साहब अब चूंकि ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर चुन लिए गए हैं, तो प्रोटेम स्पीकर भी हिंदुस्तान में ये आज़ादी के बाद से 3 बार ऐसा हो चुका है कि प्रोटेम स्पीकर को ही स्पीकर का पद दे दिया गया था। तो क्या ये पद आगे भर्तृहरि को भी जा सकता है? एक सवाल उठता है, इसलिए यहां रख रहा हूं। खैर, दूसरी तरफ 7वीं बार जब ये बीजेपी से चुने गए हैं और 6 बार बीजेडी से थे सांसद, तो आखिर बीजेपी को इतना प्यार प्रेम कैसे उमड़ पड़ा इनके ऊपर? क्या इन्होंने जो जमीन वहां पर तैयार की थी उस जमीन के लिए इनको ये फायदा मिला है? खैर, परंपरा के अनुसार आप जानते हैं दोस्तों, और ये बातें इसलिए यहां कह रहा हूं क्योंकि सियासत में सब कुछ जायज है कहा जाता है ना, इसलिए इस बात को यहां रख रहा था। खैर, परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है और भर्तृहरि साहब जो महताब हैं, भर्तृहरि महताब से भी वरिष्ठ 2 सांसद इस सदन में मौजूद हैं। फिर भी मोदी सरकार ने मनमानी जारी रखी है। इस बार जो 2 सांसद हैं उसके बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक कोडिकुन्नील सुरेश यानी के सुरेश का पूरा हक बनता है। यह मानसिकता पूरी तरह से बुलडोजर मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी के कोडिकुन्नील सुरेश और भाजपा के वीरेंद्र कुमार दोनों ही 18वीं लोकसभा में अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। दोनों, वीरेंद्र कुमार भी, और याद कीजिए वीरेंद्र कुमार पिछली बार प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। 2014 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे कमलनाथ और 2019 में बनाए गए थे वीरेंद्र कुमार, लेकिन इस बार वीरेंद्र कुमार को मंत्री बना दिया गया है। तो के सुरेश हैं जो 8वीं बार के हैं, अकेले बचते हैं, तो के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बनाया गया? इसीलिए यहां पर ऐसी उम्मीद थी कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। जयराम रमेश ने कहा है कि भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर बनाया है।
पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, लेकिन जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी अब श्री 400 नहीं, 400 का नारा दिया था, अब की बार 400 पार। इसलिए यहां पर कह रहे हैं जयराम रमेश कि नरेंद्र मोदी अब श्री 400 नहीं बल्कि श्री 240 हैं। आइए जरा सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी जयराम रमेश कह क्या रहे हैं, सुनिए। सामने भट्टारी मेहताब साहब का उनको बनाया गया है। आप लोगों को इस पे एतराज इस पे दर्ज किया, नियुक्त किया। परंपरा के 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है। 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी, जिनका भी 8वां टर्म है। वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे। 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोडिकुनिल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है। 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये तो सुन रहे थे आप जयराम रमेश को, अपनी बात रख रहे थे कि 8 टर्म के जो हैं ये दोनों, इन दोनों में से चलिए एक मंत्री बन गए। वीरेंद्र कुमार भाजपा से हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो हमारे केरल से आते हैं कि सुरेश, उनको बनाया जा सकता था, लेकिन भाजपा ने भर्तृहरि को बनाया है, जो 7वीं बार सांसद चुन के आए हैं। यहां कांग्रेस ने बता दिया है दोस्तों कि बीजेपी के मनमानी के खिलाफ वो चुप नहीं बैठेगी। यानी लोकसभा शुरू होने से पहले ही टकराव की स्थिति संसद में बन गई है। आप याद कीजिए कि कल राहुल गांधी ने भी कहा था कि मोदी जी का पूरा ध्यान स्पीकर पद पर है। कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप याद कीजिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नीट के बच्चों के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नीट का एग्जाम कैसे, उसमें कैसे घोटाला हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर उन्होंने सीधा हमला किया था नरेंद्र मोदी पर और कहा था उन्होंने कि स्पीकर का, इनका ध्यान नीट पर नहीं है बल्कि स्पीकर पर है और उन्हें किसी भी हालत में अपना स्पीकर चाहिए। और यहां पर यह दिखाई दे रहा है। कल शाम को जैसे ये खबर आ गई, भर्तृहरि महताब की खबर आई, उसके बाद से ये चर्चा सियासी गलियारों में खूब चल रही है। खैर, अब आगे बढ़िए और अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल की बात मैंने कही थी और चर्चा की शुरुआत में, और दो एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल कि कैसे इस सदन, जो संसद सत्र अभी शुरू होने वाला है, इस सत्र में से पहले ही टकराव की स्थिति कैसे बन गई है और 10-11 दिनों में संसद से लेकर सड़क तक कैसे माहौल गरमाया हुआ है और विपक्ष कैसे हमलावर है और भाजपा का जो चेहरा है, चाल चरित्र और चेहरा, वो कैसे बेनकाब हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आज अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर ईडी ने जिस तरह हड़बड़ी में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, आपने कल देखा था जब हम लोग न्यूज पॉइंट कर रहे थे, उसी समय खबर आई, ब्रेकिंग खबर थी, 8:11 पे वो खबर आई थी शाम को कि 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उस जमानत के खिलाफ आज आनन फानन में ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में आनन फानन में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो कुछ हुआ है उसी की बात यहां पर रखना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने दरअसल और उसके बाद अभी तक जो परिस्थितियां हैं वो फिर सड़क वाले टकराव की स्थिति वो नौबत दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने बता दिया है कि बीजेपी केजरीवाल से निजी दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कर रही है और उन्हें किसी आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ट्रीट कर रही है। आपको बता दूं कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी, लेकिन अब यह मामला हाई कोर्ट में है, जहां कोर्ट ने इस पर तब तक स्टे लगा दिया है जब तक सुनवाई पूरी ना हो जाए। हालांकि आज सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज शुक्रवार है, आप जानते हैं, और फिर 2 दिन कोर्ट में, हाई कोर्ट में छुट्टी रहेगी, यानी केजरीवाल फिलहाल जेल में रहेंगे और अब इस मामले में सोमवार को ही कुछ फैसला आ सकता है।
अदालत अपने विवेक से फैसला लेगी, लेकिन केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की जो हड़बड़ी ईडी ने दिखाई है, उसके बाद आप यही आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि इसमें केजरीवाल को जेल में रखने की साजिश रची जा रही है और वही कोशिश बीजेपी कर रही है। यानी मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी ऐसा ही टकराव लगातार हम सड़क पर देख रहे थे और अब फिर से वही सब कुछ पिछले 10-12 दिनों में शुरू हो गया है। लेकिन क्या इस बार मजबूत विपक्ष ऐसा होने देगा, या जिन प्रधानमंत्री को श्री 240 कह रहा है विपक्ष, उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर देगा विपक्ष? क्या संसद सत्र से पहले भाजपा की चाल बेनकाब हो रही है? आइए इन सब पे चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में। और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। 2 उदाहरणों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो देख रहे हैं आप परिस्थितियां किधर जा रही हैं। सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, केजरीवाल से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे संसद सत्र की तरफ चलेंगे। केजरीवाल में के मामले में कल से लेकर आज तक जो कुछ हुआ फॉलो कर रहे थे बहुत नजदीक से, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ दिखाई देता है, और कैसे यहां पर भाजपा की जो चाल है वो साफ समझ में आती है, बताइए। भाजपा की चाल ये समझ में आती है कि चूंकि अभी लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और वो 26 जून को है लोकसभा स्पीकर का चुनाव, और बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले केजरीवाल बाहर निकल करके आए। और उसके पीछे कारण ये है कि इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की ही सीधी बातचीत जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ है, और नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन में केजरीवाल को लेकर आने वाले होंगे। तो बीजेपी को खतरा ये है कि अगर केजरीवाल बाहर निकल करके आ जाते हैं स्पीकर के चुनाव से पहले, तो केजरीवाल को इंडिया गठबंधन जो है वो बीच के दूध के बाद की तरीके से इस्तेमाल करके और बड़ा खेल कोई कर सकता है और एनडीए में टूट-फूट हो सकती है, जिसका कि दावा लगातार इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसलिए ये सब किया गया कि जल्दी से ये भाग करके हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट जाकर के उसने था वो, यानी कि अपलोड नहीं हुआ था आदेश वेबसाइट पे, किसी के पास आदेश की कॉपी नहीं थी कि क्या है, क्या जमानत की शर्तें, क्या नहीं है। और यही जाकर के ईडी ने हाई कोर्ट में कहा कि साहब हमको सुन लिया जाए, चूंकि हमको वहां सुना नहीं गया है और ये बहुत जरूरी मैटर है। अब जब बहस हुई राज्य की तो उसमें भी यही बात उठाई गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, और जो चौधरी साहब थे, विक्रम चौधरी, उनके केजरीवाल के वकील थे, उनकी तरफ से यही कहा गया कि भाई जब किसी को मालूम ही नहीं कि आपके पास क्या, आप यहाँ आए किस लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ उस आदेश के खिलाफ आए हैं या इसलिए आए हैं कि आपको वहां सुना नहीं गया। दोनों चीजें अलग है कि अगर आप इसलिए आए हैं कि आपको ये रुकवाना है तो याचिका इस तरीके की होनी चाहिए थी, उसमें ये मतलब आपको मेंशन करना चाहिए था कि आदेश में क्या कमियां हैं और वो उस कमियों की तरफ आप ध्यान जाते। आप आए ये कहने के लिए कि आपको सुना नहीं गया, और बीच में राजीव जी अदालत में भी जो था वो, मतलब हाईकोर्ट ने भी ये सवाल किया कि भाई आप यहाँ आए किस लिए हैं, मतलब आप आए हैं कि इसको रुकवाने के लिए, स्टे कराने के लिए, या ये कहने के लिए कि आपको वहां सुना नहीं गया। ये सवाल अदालत की तरफ से पूछा गया। तो कुल मिलाकर राजीव जी इसमें समझ में ये आता है कि जल्दबाजी में हड़बड़ी की गई कि जाकर के किसी तरीके से इसको रोका जाए, और आज चूंकि शुक्रवार है और कल शनिवार इतवार हो जाएगा, उसके बाद फिर रिजर्व हो जाएगा मामला। रिजर्व होने के बाद जब आएगा तो उसके बाद फिर भाग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां जाकर सब दलीलें दी जाएंगी, और जो दलीलें दी गई आज ईडी की तरफ में वो शुद्ध वही दलीलें थी जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए थे, और उसके बाद एएसजी राजू जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो कहा था कि आई एम टोटली हैंडीकैप्ड। वही दलीलें जो थी वो यहाँ आकर के दी जा रही थी, तो यानी उन दलीलों में कुछ नया नहीं था, और यही जो था वो अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां जाकर सवाल उठाया। तो ये कहा गया कि साहब चूंकि हाईकोर्ट का पिछला आदेश आ गया था और उसमें जो थी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, उस हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है और उसमें कोई स्टे नहीं दिया है। तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि ये जो जमानत का फैसला आया है ये जमानत अलग है, और जो हाईकोर्ट में केस था वो केस था गिरफ्तारी को अवैध ठहराने का। तो जो आदेश हाईकोर्ट का था वो गिरफ्तारी अवैध है, इस पे था, जमानत पे हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं था, यानी दोनों चीजें एकदम से अलग अलग है। उसके बाद राजीव जी लगता ही है कि हाईकोर्ट जो बात तो वो समझ तो गया, लेकिन चूंकि दोनों तरफ से काफी ज्यादा दलीलें दी गई थी और लगभग 5 घंटे जो है बहस चली है, और सबसे ज्यादा समय जो है वो
ईडी ने उसमें खर्च किया है। और जी। कुल मिला के यही कहा जाता रहा कि साहब हमको वहां नहीं सुना गया है, लोअर कोर्ट में, तो यहाँ सुन लिया जाए और उसको रोक दिया जाए। यानी कि अगर वहां आपको नहीं सुना गया और जबकि वहां ये बताया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी और विक्रम चौधरी की तरफ से भी कि भाई जो लंबा जो इनका आदेश है जमानत का, उसमें बाकायदा दोनों पक्षों ने क्या क्या दलीलें दी ये मेंशन किया गया है उस आदेश में। 17 पेज का ऑर्डर है, उसमें है कि ईडी की तरफ से क्या दलील दी गई और जी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या दलील दी गई, ये सारी चीजें थी उसमें। तो कुल मिला के जो था मामला वो ये है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी जेल के अंदर रखा जाए, लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाए, उसके बाद वो बाहर आए, ताकि उससे पहले कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं कर पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चालें चल सकती है, अरविंद केजरीवाल उस नर्सरी से ही निकलते हैं जिस नर्सरी से बीजेपी है, तो उस नर्सरी की सारी चीजें अच्छे तरीके से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो जानते हैं कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को इस्तेमाल ना करें इंडिया गठबंधन, ये रोकने के लिए ये सारा काम किया गया। जी जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, इसके वो टेक्निकल पहलू तो बता रहे थे बहुत विस्तार से अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा इसका पॉलिटिकल पहलू जो है, इस सियासी हालात क्या बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल के बाहर रहने से, थोड़ा सा टच कर रहे थे अभी अमलेंदु जी, थोड़ा आप भी टच कर लिए और थोड़ा उसको विस्तार भी देने की कोशिश कीजिए कि अरविंद केजरीवाल के बाहर रहने से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है और इंडिया गठबंधन को क्या फायदा हो सकता है। देखिए राजीव जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कब हुई है, ये बड़ा 21 इंपॉर्टेंट मार्च पहलू जी, है। 21 मार्च चुनाव 21 की मार्च घोषणा को के बाद चुनाव 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होती है, आम चुनाव की घोषणा जी। होती है, 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाते हैं। तो 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका होता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अलायंस हो गया होता है, और उसके बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। उस गिरफ्तारी में ही ये बात सामने स्पष्ट है कि गिरफ्तारी की मंशा राजनीतिक थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ऐसे बहुत सारे मौके थे पहले जब वो ऐसी कार्रवाई कर सकते थे। इलेक्शन का इंतजार ही क्यों किया गया और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का इंतजार क्यों किया गया, यहां से शुरू होती है कहानी। जी। तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का जो इंटेंट था वो पॉलिटिकल था, वो लीगल नहीं था। ये टाइमिंग का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टाइमिंग है वो थोड़ा चौंकाने वाली है कि क्या वो टाइमिंग इलेक्शन से के शेड्यूल के हिसाब से की जा रही थी, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी में कोई तारतम्यता है जो दिखाई दे रही है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जी। दिख रहा है कि, और केवल अरविंद केजरीवाल के ही मामले में नहीं, ईडी की तमाम कार्रवाइयों को अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में कब वो गए, कब वो झारखंड जाते हैं, कब वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कब वो पंजाब में जाकर रेड मारते हैं। तो इलेक्शन की टाइमिंग और पॉलिटिकल बीजेपी के पक्ष में या विरोध में जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है उसके हिसाब से ईडी काम अभी तक करती रही है और अभी भी कर रही है जी। तो इसको कैसे माना जाए कि ईडी का जो टाइमिंग है वो पॉलिटिकल शेड्यूल से मैच नहीं करता है। महाराष्ट्र की सरकार गिराने में ईडी का पूरा रोल था। तो ये सब तो मतलब देखिए कि इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि ईडी किस तरह काम कर रही है। अब सवाल ये है कि अब क्यों किया, तो जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट होनी है, पार्लियामेंट में अरविंद केजरीवाल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा और दूसरा महत्वपूर्ण रोल दिल्ली में होगा। दिल्ली में रोल क्या होगा, तो उनके पास दिल्ली की सीटें नहीं है, दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले एक महत्वपूर्ण नेता हैं जिनकी दिल्ली में जिसको कहें कि बहुत असर है क्योंकि वो बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार में है। तो ऐसे वक्त में उनको पार्लियामेंट में क्योंकि समस्या होगी अंदर
तो बाहर अरविंद केजरीवाल कोई समस्या, पॉलिटिकल समस्या क्रिएट करेंगे, इसलिए उनको रखा गया है। दूसरा, उसका एक लीगल पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जो जज हैं न्याय बिंदु, उनका नाम ही न्याय है जी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया फैसला लिखा है और वो सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है उसका केस लगभग गिरा दिया है। अब क्या फैसले में क्या लिख रही है वो लिख रही है कि भाई हमने इनसे पूछा, ईडी से, कि आपके पास तथ्य क्या है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो तथ्य नहीं है। 40 करोड़ की मनी ट्रैक की बात कर रहे हैं, लेकिन उस 40 करोड़ में जो मनी ट्रेल 40 करोड़ की वो अरविंद केजरीवाल तक सीधे नहीं पहुंच रही है। एक उनका नोशनल बयान है कि गोवा के इलेक्शन में पैसा खर्च किया गया 2022 में जी। तो 2022 में इलेक्शन में कहाँ खर्च किया गया? वो टैक्सी होगी, वो कोई रैलियों में खर्चा होगा, टेंट वाले को दिया होगा, हेलीकॉप्टर हायर किया होगा, क्या हायर किया, उसका मनी ट्रेल क्या है, उसको पेमेंट हुआ किसने किया, वो मनी ट्रेल वो पेश नहीं कर पाए कोर्ट में। अब वो उनके आईओ कोर्ट को कह रहे हैं कि 100 करोड़ का मामला है, उसमें हम 40 करोड़ ही ट्रैक कर पाए अभी तक। 60 करोड़, बाकी के 60 करोड़ कब ट्रैक करेंगे उसकी कोई टाइमलाइन नहीं। तो जज ने कहा कि 60 करोड़ की जब आपके पास टाइमलाइन नहीं है तो एक्यूज को आप कब तक जेल में रखेंगे। दूसरा, उन्होंने आधार बनाया जो 21 दिन की जो जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली उसमें उनका कॉन्डक्ट कैसा था, तो उसके कॉन्डक्ट के आधार पर और पीएमएलए के जो 24 सेक्शन 45 के जो प्रोविजंस हैं कि अगर ट्रायल जज के सामने ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं है जो उसको कन्विंस करे कि एक्यूज जो है वो कन्विक्ट हो सकता है तो बेल दे सकता है। उन्हें बेल दे दी। अब अगर सेक्शन 45 पीएलए में बेल मिल जाती है ट्रायल कोर्ट से तो फिर केस में कुछ बचता नहीं है जी। इसलिए वो आनंद फानंद में हाई कोर्ट गए कि ये केस बचेगा नहीं। अच्छा, वो जज ने इतना फैसला, उसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है और बड़ी हास्यास्पद बात भी है। कोर्ट में कह रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कि हम किसी एक्यूज को लालच देते हैं, किसी को एक्यूज को लालच देते हैं और ये एक आर्टिस्टिक तरीका है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन एक कला है जी, और इस कला में हमको ये सब करना पड़ता है, कुछ साक्ष्य पाने पड़ते हैं, कुछ बताने पड़ते हैं। तो जज ने कहा कि ये जो आर्टिस्टिक तरीका है आपका, ये कोर्ट को मंजूर नहीं है। ये जो कला है ये अपने पास रखिए आप, कोर्ट को ये कला जो है कलाकारी मंजूर नहीं है और इन्वेस्टिगेशन कलाकारी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण है और उसमें आपको प्रूव करना है। तो कोर्ट ने इतना, जो जज है उन्होंने इतना बढ़िया फैसला लिखा है और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कोर्ट किया अपने जज में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा चंद्रचूड़ ने सेमिनार में कि ट्रायल कोर्ट जमानत देने से डरते हैं जिससे केस प्रभावित होते हैं और सब कोर्ट में ऊपर केस आते हैं। तो उन्होंने उनको भी कोर्ट किया है। अब ऐसे मामले में अगर हाई कोर्ट कुछ फैसला करता है तो उसके ये केस को मेरिट में खारिज करना, इस जजमेंट को जो जज न्याय बिंदु ने दिया है उनके जजमेंट को मेरिट पे खारिज करना बड़ा मुश्किल काम होगा। बिल्कुल। तो आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इसके जो सियासी मायने हैं वो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और इस चर्चा की शुरुआत में आप याद कीजिए, जैसे आज योगासन दिवस है, योगा डे है, आज विश्व योगा डे आज है, वर्ल्ड योगा डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उधर श्रीनगर में शीर्षासन कर रहे थे,
हालांकि करते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन योगासन कर रहे थे ये कह सकते हैं। लेकिन शीर्षासन पर कैसे सरकार है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसके दो एग्जाम्पल आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो स्पीकर पद को लेकर जो खींचतान है उसमें, और उसमें ये जो योगासन है इसमें आज बीजेपी शासित राज्य या एनडीए शासित राज्य के तमाम दलों के नेता, मुख्यमंत्री जो हैं वो नजर आए, लेकिन आज न ही नायडू नजर आए और न ही नीतीश नजर आए। ये दोनों नहीं थे। आखिर क्यों नजर नहीं आए इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि राहुल गांधी ने क्यों कहा कल कि नरेंद्र मोदी को नीट के विद्यार्थियों की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता सिर्फ और सिर्फ अपना स्पीकर हो इसकी है। इसकी चिंता क्यों है ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो अरविंद केजरीवाल का है। और अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार या भाजपा क्यों चाहती है कि वो जेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रहें, इसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या मायने हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी, सुनील शुक्ला जी भी। पहले अनिल सिन्हा जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। अनिल सिन्हा जी, क्या कारण हो सकता है, जरा आपका भी नजरिया समझना चाहता हूं। खासकर पहले अरविंद केजरीवाल पे। दिल्ली की सत्ता और दिल्ली की कुर्सी पर आज मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल विराजमान हैं। अरविंद केजरीवाल के जो कोर्ट के अंदर बहस, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो दिल्ली हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मामले को अगर, क्योंकि पर्सनली मैंने, अमलेंदु जी ने, प्रशांत जी ने, हम लोगों ने कई लाइव किए, ब्रेकिंग किए इस केस को लेकर, और रट गया है। सच बताऊं तो एक एक पता है कि इसके बाद ईडी क्या कहने वाली है, ये हम पहले बता देंगे। इतना रट गया है। 45 यहां सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 15, उसके बाद 45, 60, ये तमाम सेक्शंस रट गए हैं ईडी के। पीएमएलए जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके वो सब रट गए हैं। और हर जगह एक ही बात कहना, गोवा पैसा ट्रांसफर हुआ, 100 करोड़ की हेराफेरी है, लेकिन 100 करोड़ नहीं पकड़ाया। साक्ष्य अगर नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ जुबानी जंग लड़ेंगे तो नहीं जीत सकते हैं। और यह ईडी को भी पता है कि आज न कल इस जुबानी जंग में ईडी को पिछड़ते हुए हम लोग देखेंगे। इसी जगह पे हम चर्चा यह करते रहेंगे कि ईडी ने कैसे इस पूरे केस को, एक खोखले केस को यहां तक इतने दिनों तक लेकर के वो गए। 2022 से लेकर 2021 से लेकर और आज तक 2024 तक इस केस को कैसे खींचा जा रहा है, यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा चुका है। तो उतना अंदर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यहां इसके जो सियासी मायने हैं ये जरूर यहां पर समझना चाहेंगे हम। और जो बात प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, जो बात अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे, उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए। स्पीकर का चुनाव, नायडू नीतीश की बात मैं कर रहा था कि आज ये नजर नहीं आए नरेंद्र मोदी के इस कैंपेन में, और उनकी बात, भर्तृहरि महताब की बात, और क्योंकि सुरेश को इग्नोर किया गया इसकी बात, जरा आपके नजरिए से। देखिए, ये एक तो अभी, हेलो, हाँ जी, अभी ये उनको जेल में रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे, मतलब इंडिया गठबंधन के ऐसे शख्स हैं जो गैर कांग्रेसी जो दल हैं, जो बाहर में भी हैं, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू हो या इवन बीआरएस या इनका क्या कहते हैं नीतीश कुमार, इन लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, मतलब चंद्रबाबू नायडू और अभी दोनों इम्पोर्टेंट लोगों को। तो ये बात मैं इससे सहमत हूँ कि उनको इसके लिए अभी जेल में रखना जरूरी है। अभी मुझको लग रहा है क्या कि जो भले ही वो ब्रेव फेस आपको दिख रहा हो, बहादुर, वो योगासन कर रहे हैं और बाकी चीज़ें मतलब ऐसा दिखा रहे हैं, उन्होंने जो मंत्रिमंडल अपना बनाया उसमें सब लोगों को कंटिन्यू कराया है वो पुराने सब पोर्टफोलियो के साथ, ये सबसे भले ही ये दिखता हो कि उनको कोई फिक्र नहीं है, और वो कोशिश भी करते हैं, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, चेहरे पर जिस तरह की मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री या अमित शाह, तो उससे ऐसा लगता है कि वो करते हैं। लेकिन आप अगर, मुझको लगता है क्या कि ये मिरर इमेज है, जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो मिरर इमेज है अब ये का बीजेपी के में जो कुछ चलता है उसका। तो आप गोदी मीडिया के अगर चेहरों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको चेहरा जो है मलिन चेहरा, और कुछ ये मतलब इनकोहेरेंस भी, जिसको आप बोलते हैं कि कोहेरेंटली नहीं बोल पाते, उनको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है
मतलब अभी जैसे नीट का मामला है, इसी मामले में, और राहुल गांधी ने सही कहा कि अभी उनका सबसे बड़ा जो ये है मतलब बड़ी चिंता है वो है इसकी स्पीकर पद की। अब स्पीकर पद वाला देखिए, ये तो हो गया कि इसका मतलब कि जितना हम लोगों को लगता है या बीजेपी वाले दावा करते हैं उतना क्लियर मामला नहीं है, उतना आसान नहीं है जितना कि वो बता रहे हैं और हम लोगों को भी लग रहा है। क्योंकि भरथरी माता के लाने का मतलब ये है कि उनको नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या कोई और साइलेंट ऑपरेटर या साइलेंट जो क्या कहते हैं अपोजिशन विद इन द मतलब एनडीए इटसेल्फ जो है उससे डर है। मतलब वो कोई तरह का चांस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो साथ में क्लियर है, आपने दिखाया भी कि वो सातवां टर्म उनका है और 8वें टर्म वाले लोग मौजूद हैं, उसमें से 8वें टर्म वाले उनके साथ रह चुके हैं। अच्छा, ये आप देखिए क्या कि जो प्रधान मतलब पूरे आदर के साथ राष्ट्रपति का रोल जो है वो उससे थोड़ा सा कम है जो रोल उनका होना चाहिए। उनकी भूमिका में थोड़ी कमी दिखाई देती है। और इस पर आप देखिए कि इसके पहले भी जब भी कम आया है बहुमत, इसको मतलब कोई पार्टी को अगर पूरा बहुमत नहीं है तो उसमें वेंकट रमन है या KR नारायणन है, सब ने बाद में जब बुलाया किसी बड़ी पार्टी को या किसी भी दल के गठबंधन के नेता को, तो उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला, उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया नेशन को कि हमने क्यों इनको बुलाया और ये हमको क्यों उम्मीद है कि ये सरकार बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये सफाई उनकी तरफ से नहीं आई। इसमें तो यहाँ तक दिक्कत है कि इन्होंने जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी बैठक भी नहीं हुई, उनका नेता उनको मतलब कायदे से जिस तरह से कहते हैं उनका नेता भी नहीं चुना गया। एनडीए का भी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं थी, वो एनडीए की बैठक थी। तो ये गठबंधन के भी जो संसदीय दल है उसका वो नेता नहीं चुने गए। तो ये उसके भरथरी मेहताब में भी क्लियर दिखाई दिया कि जो भी उनको राष्ट्रपति को इन्होंने कहा उसी हिसाब से उन्होंने काम किया, जबकि उनको अपने विवेक से और परंपरा के हिसाब से काम करना था वो उन्होंने नहीं किया। अब ये इससे ये लग रहा है कि डर है, और डर है तो जो राहुल गांधी का कहना था वो भी, और राहुल गांधी के जो और दावे हैं हमारे लोग संपर्क में हैं या विपक्ष के लोग जो दावा कर रहे हैं उसमें ये है। तो ये यही डर है कि यही वजह है कि केजरीवाल को वो अंदर रखना चाहते हैं जी, और जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी वजह है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, इसमें दो और किरदार को रखना चाहिए कि जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के मसले पर, मतलब मैं ईडी के जो बाकी मसले उस पर नहीं कर सकता, सब जुडिस मामला है, हमारा अपनी सीमाएं हमारी, लेकिन वो दोनों मामले पर जिस तरह की उम्मीद की जाती है कोर्ट से न्याय होता हुआ दिखे, न्याय हुआ है या वो अलग चीज है, न्याय होता हुआ नहीं दिखा है। और वो अब तो मजा नहीं, मतलब ये दिलचस्प हो गया है कि जब लोअर कोर्ट ने उस केस को पूरी तरह से मतलब ये क्लियर कर दिया है, जहां पर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों उलझे हुए थे जिन मुद्दों को लेकर के, उसने उसको साफ कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का स्टैंड है कि जो लोअर कोर्ट में अगर ये सब फैसले होते हैं जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जो बेसिक जो क्रिमिनल केसेस का जो फैसला होना चाहिए या जो आधार बनना चाहिए वो लोअर कोर्ट में। अब इसको कैसे वो मतलब इसको कैसे बैलेंस करता है ये देखना होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने ये करके कि उनको जो स्टे लगा करके कम से कम इनको उतनी मदद तो कर ही दी है, मतलब मिल ही गई है उनको कि वो जो है अरविंद केजरीवाल तब तक जब तक वो इलेक्शन का मामला आएगा तब तक तुरंत बाहर आ जाएं, इसकी उम्मीद कम लगती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ स्पीकर, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का मामला, और इन दोनों मामलों के बीच कैसे पिछले 10-11 दिनों से ये लोकतंत्र शीर्षासन कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत न सिर्फ अरविंद केजरीवाल का मामला नीट का भी है। कल राहुल गांधी ने नीट के मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो बात कही थी, जिसका जिक्र भी कर रहे थे हमारे साथी अनिल सिन्हा जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर पद चाहिए। जरा सुन लेते हैं
राहुल गांधी की जुबानी क्या कुछ कह रहे थे कल, और सीधा आते हैं सुनील शुक्ला जी के पास, जरा इनसे भी समझूं कि राहुल गांधी और उधर अरविंद केजरीवाल, युवा जितने भी हैं, नीट वाले या एनईटी वाले, नेट वाले, इन सब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये इसके क्या तारतम्य है, जरा वो समझते हैं पहले। लेकिन सुनिए राहुल गांधी को। So he is not bothered about NEET, he is not bothered about all these things. He is bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए, right? That is where he is right now. That's where his mind is, right? So essentially the main thing is that we have a government now, right, and a prime minister now who will find it very difficult to function. The prime minister, if I might say so, is psychologically broken. He has collapsed, psychologically collapsed, and he will struggle, knowing his personality, he will struggle to run a government like this, because his entire sense of running a government, the idea of running a government, Mr. Modi's idea is to generate fear in people, to frighten people, to make people not speak. You're aware of that. Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. तो ये आप सुन रहे थे, यहाँ राहुल गांधी जो बातें कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, कि लोगों में डर पैदा करना, मनोवैज्ञानिक तौर पर इस डर को इस ढंग से पैदा कर दो कि लोग जो हैं, लेकिन आखिर में आपने सुना कहा कि लेकिन अब लोग डर नहीं रहे हैं, और लोग आपने देख लिया बनारस में क्या हुआ, उनके काफिले पे उनकी कार पर किसी ने चप्पल फेंका। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि एक बात मैंने इस चप्पल के मामले में कहना मैं भूल गया था, और जिसमें कहा था कि लोकतंत्र में हमला करना या ऐसे कृत्य जो हैं वो ठीक नहीं हैं, जबकि गांधीवादी तरीके से आप आगे बढ़िए। ये सब बात कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी। लेकिन यहाँ से एक तरफ जो साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ और सिर्फ चिंता स्पीकर पद पे है, और दूसरी तरफ हम कल रात से चूंकि अरविंद केजरीवाल का केस सामने आया हुआ है तो उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। जरा सुनील शुक्ला जी, जरा दोनों मामलों को जोड़ करके जरा आगे बढ़ा जाए, और कैसे आने वाले समय जो भविष्य है, 24 तारीख से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उसकी तस्वीर देखी जाए, जरा आपके नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद राजीव जी। अरविंद केजरीवाल को ईडी जेल में क्यों रखना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को अपना ही लोकसभा का अध्यक्ष क्यों चाहिए? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है? विपक्षी एकता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी इतने संवेदनशील क्यों हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की एकता से खतरा है। भारतीय जनता पार्टी को उस किसी नेता से खतरा है जो विपक्षी एकता में सहायक बनता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई कि वो इंडिया दल समूह में शामिल हो गए। जब तक वो कांग्रेस के खिलाफ राग अलापते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत सोरेन के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई कि उन्होंने इंडिया दल समूह में शामिल होने का निर्णय लिया, और तमाम दबावों के बावजूद वो इससे विचलित नहीं हुए। गोया कि विपक्षी एकता और उसका आक्रामक रवैया और उसके साथ जुड़ने वाले जो इंडिया गठबंधन में जुड़ने वाले दलों का बीजेपी के प्रति एक अविश्वास की स्थिति, ये सभी कारण हैं जिससे कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अपना लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विश्वास का स्तर क्या है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी संगठन, अपने दलों का लोकसभा अध्यक्ष भी स्वीकार नहीं कर पा रही। इन्हीं की पार्टी माने एनडीए ही, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय भी आप याद कीजिए तो जो सहयोगी दल उनका ही लोकसभा का अध्यक्ष रहा और कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। एनडीए में तेलुगु देशम के अध्यक्ष रहे, यूपीए में सीपीएम के अध्यक्ष रहे,
यूनाइटेड फ्रंट में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, किसी ने आपत्ति नहीं की। केवल और केवल 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के अध्यक्ष इंदिरा कुमार जी बनी थी, लेकिन किसी भी दल ने उसका विरोध नहीं किया था। किसी एक दल ने भी कहा कि नहीं, अध्यक्ष मेरा होना चाहिए। आज तो टीडीपी ने साफ साफ कहा है कि हमारा अध्यक्ष होना चाहिए। अनेक नेताओं ने कहा है कि गठबंधन सदस्य का अध्यक्ष होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हो सकती? सवाल इस बात का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर जो संस्थाओं को कमजोर करके संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का उपयोग करके जिस सत्ता को भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है, वही कारण कि उनको अपना अध्यक्ष चाहिए। अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में शामिल हैं इंडिया दल समूह के, जिनका संवाद एनडीए में शामिल कई दलों के साथ बहुत बेहतर है। हो सकता है कि वो संवाद नीतीश कुमार से अरविंद केजरीवाल का बहुत अच्छा है, चंद्रबाबू नायडू से उनका संबंध बहुत अच्छा है, और इन नेताओं से चुनाव के पहले उनके संवाद होते भी रहे। आप याद कीजिए, जब इंडिया दल समूह का गठन की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जी की कितनी व्यापक चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के सामने अंदेशा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बाहर होगा तो इंडिया दल समूह अपनी तरफ उन दलों को भी आकर्षित कर सकता है जो आज एनडीए में है। सामान्य सी बढ़त है। अगर एनडीए, अगर जेडीयू और टीडीपी केवल दो दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग हो जाए, एनडीए से अलग हो जाए, तो भरभरा के पूरी सरकार मिल जाएगी। तो आखिर बीजेपी यह क्यों स्वीकार कर सकती है कि ऐसा नेता बाहर आ जाए जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो और जिसका संवाद भी उन दलों से हो जो एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की एकता न होने पावे, इसके लिए पूरी ताकत लगा दिया। यहां तक कि विभिन्न दलों को में तोड़ फोड़ कर दी, दो टुकड़े कर दिए कि इनमें एकता न होने पावे। ये क्यों है? अगर आपको इन राजनीतिक दलों से कोई डर नहीं है, इन राजनीतिक दलों से कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, तो फिर आखिर तोड़फोड़ करने की जरूरत क्या है? जी, आपको ये लगता है कि अगर इनकी एकता बनी रह गई तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत राजनीतिक चुनौती हो। ये केवल एक कारण वही, सभी चीजों का कारण केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अविश्वास की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी में भय का वातावरण, सरकार के चले जाने का डर, विपक्षी दलों की एकता और मजबूत होने की आशंका। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 2010 से, वह केवल और केवल यह प्रयास करती रही है कि विपक्षी दलों में एकता न होने पाए। अगर कहीं एकता हुई महाराष्ट्र जैसे राज्य में, तो उसमें इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की और तोड़ दिया। एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, अब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, उनके लोग कई लोगों को अपने साथ मिला लिया, टीडीपी के राज्यसभा सांसदों को अपने में शामिल करा लिया। कोई ऐसा दल बचा नहीं जिसमें तोड़फोड़ के प्रयास न किए गए हों और तोड़े न गए, केवल इसलिए कि विपक्षी दलों में जो अगर एकता होती गई या उनकी विश्वसनीयता बनती चली गई तो बीजेपी को लोगों के सामने बेनकाम होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इन तमाम राजनीतिक करतूतों के बावजूद जो विश्वसनीयता उसने खोना शुरू किया है 2024 के इस लोकसभा चुनाव से और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान, वो सिलसिला कम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी का बिल्कुल एक कहना सही है, नीट का इम्तिहान कोई सामान्य इम्तिहान तो है नहीं। नीट का इम्तिहान इस देश के जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स, जो एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही विद्वान लोगों की, जिनका आईक्यू लेवल बहुत बड़ी शानदार होता है, उन लोगों की ये परीक्षा है। उस परीक्षा को लेकर के भी आपके मन में कोई गंभीरता नहीं है। शुरुआती दौर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये बताते रहे कि नहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि गड़बड़ियां हुई हैं। जी। तो आपका रवैया क्या है एक इतने बड़े मसले पर, जिसमें देश का युवाओं का भविष्य निर्भर करता है? वह युवा जो अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस परीक्षा को लेकर के आपकी गंभीरता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड, जो कुछ भी हो रहा है, या तो न्यायालय कर रहा है या लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार का रवैया क्या? केंद्र सरकार को तो इसमें साफ साफ तरीके से आना चाहिए, पूरी बात को कहनी चाहिए
कि अगर गड़बड़ी हुई है तो किस स्तर पे हुई है, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, क्यों विश्वास इस परीक्षा के संचालन पर विश्वास किया जाए, जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो कैसे सही है, योग्यता का कैसे ख्याल रखा, कुछ कोई बात तो सामने आनी चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि इससे बड़ा सवाल है कि ये सरकार अपने आप को कैसे बचाए। अगर आप प्रोटेम स्पीकर के चयन में पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं बरत सकते तो नियमित लोकसभा अध्यक्ष के चयन में कैसे आप ईमानदार हो सकते हैं, राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का पालन कर सकते हैं। राजनीतिक नैतिकता यह है कि आप अपने सहयोगी दलों को लोकसभा का अध्यक्ष बनाइए जी, लेकिन कोई राजनीतिक शुचिता तो भारतीय जनता पार्टी ने पालन किया, नैतिकता का पालन तो किया नहीं। क्या अगर आप नैतिकता की बात करेंगे की बात करेंगे तो इसी देश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने 1989 में सरकार बनाने से मना कर दिया कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि जनादेश मेरे पक्ष में नहीं है। क्या यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है? जो पार्टी 303 की संख्या से घट करके 240 पे आगे सिमट जाए और उस पार्टी के प्रति जनादेश कैसे हो सकता है? कैसे कहा जा सकता है कि जनादेश आपके साथ है? और अगर आप ये नैतिकता नहीं दिखाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए किसी स्तर पर जाने के लिए आप तैयार है इसी बात का जी कि हम जो हमारी कोशिशें हैं वो और बेनकाब न हो जाए। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बाहर रहेगा, इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान ही किस तरह का वातावरण बनाया, ये अलग की बात है कि उनको उस तरह की राजनीतिक सफलताएं नहीं मिली, लेकिन एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने में तो सफल ही रहे वो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से राजनीतिक माहौल बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से ऐसे नेताओं को जेल के बाहर नहीं आने देना चाहती है कि जो उनके लिए राजनीतिक चुनौती बने। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, लोगों के मन में आशंका है कि जो संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशें 2014 से लेकर 19 तक, 2019 से लेकर 24 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर ये सरकार चलेगी, अगर ये सरकार चलती रही तो संस्थागत जो गिरावट है उसको रोक नहीं पाएंगे आप। इसीलिए इस आरोप में वो भी दोषी माने जाएंगे जो इस सरकार को चलाने में सहायक साबित होते हैं। अगर आप लोकतंत्र को बचाए रखने का दावा करते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का आप की पैरवी करते हैं, तो आप ऐसी सरकार की अनुमति कैसे दे सकते हैं या ऐसी सरकार के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी हुई है या इस संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में उपजता हुआ अविश्वास, भारतीय जनता पार्टी में सरकार को लेकर के एक भय का वातावरण, विपक्षी एकता के माध्यम से देशव्यापी बन रहा एक राजनीतिक माहौल, यह ऐसे कारण है जिससे भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ना चाहती और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके क्या कारण हैं? और दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर क्यों भारतीय जनता पार्टी को अपना चाहिए और उसमें उनके सहयोगी दलों का भी, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी, छोड़ दीजिए इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं की बात, सांसदों की बात, सहयोगी दल के नेता भी क्यों नहीं चाहिए? एनडीए के यानी नीतीश या नायडू के सांसद क्यों नहीं चाहिए, एक बड़ा सवाल है। चलिए जरा प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास आना चाहता हूं, आखिर क्यों नहीं चाहिए, क्या कारण आपको लगता है? आप भी जरा आपके जरिए भी समझना चाहता हूं कि आगे की, क्योंकि अभी तो 10-11 दिन ही हुए हैं, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। कहते हैं ना अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो ये जो आगे की लड़ाई है वो कैसी लड़ाई दिखाई दे रही है आपको सड़क पे? संसद की शुरुआत होने जा रही है, ये 18वें लोकसभा का जो सत्र है उसकी शुरुआत 24 तारीख से, यानी ठीक आज से तीसरे दिन सोमवार से। लेकिन उससे पहले जो खबरें आ रही हैं वो खबरें कहीं ना कहीं चिंता का विषय पैदा करती हैं, यानी आने वाले समय में और चिंतित होने की ज़रूरत महसूस होगी इस देश के मतदाताओं को, जनता को, और ख़ासकर लोकतंत्र के लिए चिंता करने वाले लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा। प्रमोद अग्रवाल जी। राजीव जी, संविधान की सबसे बड़ी पीठ को सिर नवाकर घुसने वाले व्यक्ति ने संविधान को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी
और उसे वो व्यक्ति चाहिए उस स्पीकर के पद पर जो रिमोट की तरह काम करे, जो ऐसे बटनों को हमेशा बंद करता रहे जो लोकतंत्र की आवाज बन सकते हैं। ईवीएम के बटन को अपने पक्ष में करने के बाद अब स्पीकर के बटन को भी बीजेपी अपने पास इसलिए ही रखना चाहती है क्योंकि इस बार विपक्ष बड़ा है, और बड़ा न केवल बड़ा है बल्कि उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो संविधान की अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं, देश के सामने देश में घट रही घटनाओं की समीक्षा कर सकते हैं और देश को संसद के माध्यम से ये संदेश दे सकते हैं कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, ये सरकार सिर्फ वो काम कर रही है जिससे पैसे की उगाही हो सकती हो, वो काम कर रही है जिससे संविधान का खंड खंड किया जा सकता हो। इसलिए उसे एक ऐसे स्पीकर की जरूरत है जो विपक्ष को बोलने ना दे, अगर बोलने खड़ा होता है विपक्ष तो उसका म्यूट कर दे माइक या उसे निलंबित कर दे। और ऐसा कोई भी सहयोगी दल जो एनडीए में शामिल है अगर उसका स्पीकर बनेगा तो वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो संसदीय मर्यादाओं के तहत काम करने की कोशिश करेगा, अपनी मर्यादाओं और संसद के द्वारा उसको प्रदान की गई मान्यता के हिसाब से काम करने की कोशिश करेगा। और ये दोनों बातें कम से कम भारतीय जनता पार्टी का फासिस्टवाद सहन नहीं कर सकता। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कैमरा जो है मोदी जी से अलग होकर संसद में किसी और की ओर घूमे। वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे मसलों को उठाने की इजाजत दी जाए जिस पर सरकार घिरती हो। तो क्यों बनने देना चाहेंगे ये बताइए। निश्चित रूप से वो देश को एक बार फिर ये संदेश दे रहे हैं कि हम 303 भले ही ना आए हों, भले ही हमारे पास पूर्ण बहुमत ना हो, लेकिन हमारी दादागिरी उसी तरह की कायम है। ये दादागिरी एनडीए के सारे दल क्यों सह रहे हैं इसका खुलासा भी दो चार महीने में हो जाएगा और यह जनता को एक बार फिर समझ में आएगा कि जिस रेवड़ियों से वो बिक रहे थे उसी रेवड़ियों से कुछ सरकारें भी बिकती हैं, कुछ दल भी बिकते हैं। सवाल यह है कि विपक्ष को न केवल इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है कि उसे कभी भी निलंबित किया जा सकता है, उसे केजरीवाल की तरह बिना किसी कारण के कभी भी अंदर भी किया जा सकता है और अंदर करे रहने के लिए अदालतों के प्रेशर का भी सामना करना पड़ सकता है। जी सरकार अभी मुकम्मल तौर पर हटी नहीं है। हम लोग कयास जरूर लगा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन गई है तो ये चलेगी नहीं, बनेगी नहीं। ये ठीक उसी तरह का मसला है केजरीवाल को अंदर किया रहना कि जैसे चिदंबरम को 104 दिन आपने बिना किसी कारण के जेल में बंद रखा था। उससे एक संदेश दिया था उन्होंने कांग्रेस को और देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को कि हम देश में गृह मंत्री रह चुके आदमी को भी बिना किसी जुर्म के 104 दिन जेल में रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी जेल में रखकर यह बताया जा रहा है कि हमारी ताकत कम नहीं हुई है। संवैधानिक संस्थाओं को बरगलाने, उनको अपने मोड में फिक्स करने की हमारी ताकत आज भी वैसी ही है जैसे आज से 2 महीने पहले थी। और इसलिए वो ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि अभी हमारे विरुद्ध बोल सके, और अगर बोलेगा तो हालात केजरीवाल जैसे ही हो सकते हैं। इसलिए वो केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहते। रही बात नीट की, बहुत अफसोस की बात है कि नीट का एक बंदा मेरे घर में भी 620 का स्कोर है उसके पास और वो 15 दिन से सो नहीं रहा है। मेरा नवासा है, बड़े मुश्किल से पास की है उसने, लेकिन वो सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मेरा क्या होगा, उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल है। मैं मानता हूं कि लगभग वही सवाल 20 लाख जो अभ्यर्थी हैं नीट के, सारों के साथ वही स्थिति है। देश की सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। एक राज्य सरकार पानी देने के लिए आंदोलन कर रही है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। मान लीजिए आपने पानी नहीं भी रोका है हरियाणा से या हिमाचल प्रदेश से या कहीं से भी, तो दिल्ली के लोगों का हक नहीं बनता क्या कि केंद्र की सरकार उनकी मदद करे और उनको पानी पिलाए? जी। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। शीर्षासन करते हुए फोटो नहीं आई, आपका कहना था शीर्षासन तो 15 दिन से कर रहे हैं।
आपको याद होगा पहली बैठक की थी इन्होंने नायडू और नीतीश को बैठा करके, तो पहली बार जीवन में हरा कपड़ा पहना था उन्होंने, जो कपड़ों से पहचानते थे कि आतंकवादी कौन है। वो वहां से लेकर आज तक ये सिर्फ स्वशासन कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश जनता जरूर समझ रही है कि ये सरकार वास्तव में स्वशासन की स्थिति में है, इसके पैर उल्टे लटक गए हैं। और अमित शाह की बात माने तो हर उस आदमी का अंजाम, वो कहते थे कि हम उल्टा टांग देंगे जो संविधान का विरोध करेगा। जनता ने इनको उल्टा जरूर टांग दिया है। अब ये कितने दिनों तक टंगे रहते हैं और कितने दिनों तक इनकी टांगें ऊपर रहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी जी, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, और फिर से जरा इसी चर्चा को, एक तरफ सदन की स्थिति और दूसरी तरफ केजरीवाल, दिल्ली और इन सब की बात। दिल्ली से शुरुआत करें एक बार फिर से। दिल्ली, चूंकि दिल्ली का नाम लेने से सिर्फ दिल्ली की सरकार की बात नहीं होती बल्कि देश की सरकार की बात भी हो जाती है यहाँ पे, इसलिए दिल्ली की चर्चा हम कर रहे हैं। और शीर्ष शासन पर लोकतंत्र है या ये सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं, कौन है, ये सब की चर्चा भी हम कर रहे हैं। साथ साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। क्या दिखाई देता है प्रशांत जी आपको, नरेंद्र मोदी को आखिर इंडिया गठबंधन जिसको लेकर के आप शुरुआत कीजिए, जब इंडिया नाम आया था हम आप साथ साथ थे और उस दिन से परेशानी है और इसके जितने भी नेता हैं उन सब से परेशानी है, और उसमें से 2 नेता तो जेल में हैं। जेल से बाहर ना निकले ये नेता, ये भी किसी न किसी तरह से सारी तिकड़में भिराई जा रही हैं और वो सब हम लोग देख रहे हैं। जरा दिल्ली सरकार और उसके साथ साथ आने वाले समय में जो प्रोटेम स्पीकर से लेकर स्पीकर और कई लोग कह रहे हैं कि आखिर ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। राहुल गांधी ने आखिर क्यों कहा कि इनको सिर्फ स्पीकर चाहिए। नरेंद्र मोदी को नीट की बात आप कह रहे हैं, प्रमोद अग्रवाल जी के खुद उनके सुपुत्र 620 नंबर लाने के बाद भी 13 दिन हो गए, बता रहे हैं कि सोया नहीं है, परेशान है। और कितने बच्चे अभी हैं, 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया नीट के, ये सब भी है। लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री कल एक पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में छाए हुए थे और किसी तरह तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक्सपोज हो गए। तो इन सारी चीजों को जरा धरातल पर रखने की कोशिश करते हैं और यहां से इस देश की राजनीति की दिशा को समझने की कोशिश करें। प्रशांत जी। राजीव जी, बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति जो उसका प्रोपेगेंडा वैल्यू है वो धाराशायी हो गया है। मैं उस पर आऊंगा कि उसके इम्प्लीकेशंस नेशनल पॉलिटिक्स में क्या होंगे। पहले जरा अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्यों बीजेपी अंदर रखना चाहती है और ईडी क्यों उसको लेकर परेशान है, क्यों इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। याद कीजिए कि ये ग्रैंड प्लान है। वो ग्रैंड प्लान को जरा मैं रखना चाहता हूं कि वो ग्रैंड प्लान क्या है। याद कीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए जमानत पर 21 दिन की, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन झाड़ू चला रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। यही मेन जो है कारण है कि अरविंद केजरीवाल को काफी समय तक अंदर रखो, मनीष सिसोदिया को अंदर रखो, आम आदमी पार्टी पर दबाव बना के रखो। संजय सिंह तो जैसे तैसे बाहर आ गए, वरना उनको भी बाहर नहीं आने देते। नए नए विवाद खड़े करते रहो। पानी की क्राइसिस दिल्ली में बढ़ी, कहां से बढ़ी? बीजेपी शासित प्रदेशों से पानी कम आया भरी गर्मी में। ये तमाम तरीके की कोशिश हो रही है। और क्यों हो रही है? देखिए राजीव जी, आखिरी बीजेपी की सरकार दिल्ली में 1998 में थी। जो वयस्क आज 30 साल का है, युवक या युवती, उसने बीजेपी की सरकार दिल्ली में देखी ही नहीं। 26 साल हो गए। तो 26 साल से बीजेपी में दिल्ली की सरकार
दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है। आखिरी मुख्यमंत्री इनकी सुषमा स्वराज थी, उसके पहले साहब सिंह वर्मा थे, फिर मदन लाल खुराना थे, 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। तो सवाल ये है कि दिल्ली बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक ट्रेंड होता था राजीव जी पिछले इलेक्शंस में, वो ट्रेंड था कि विधानसभा में सारे के सारे वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देते थे और वो लोकसभा में लौटते थे बीजेपी के पास। इस बार 4% कम लौटे हैं। सीटें जरूर सारी मिल गई हैं, लेकिन 4% मतदाता कम लौटा है। ये बीजेपी की चिंता है। बीजेपी दिल्ली में पूरी तरीके से विफल रही है। मनोज तिवारी जो यहाँ के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में बीजेपी विफल रही है। 3 सीट 8 सीट ऐसी सीटें विधानसभा में उनको मिलती रही। अब इन्होंने दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं को ग्राउंड कर दिया। हर्षवर्धन को टिकट नहीं दिया, हर्षवर्धन को उन्होंने ग्राउंड कर दिया, रिटायर कर दिया। उनको प्रवेश वर्मा जो साहब सिंह वर्मा के बेटे, उनको टिकट नहीं दिया, वो तो अभी युवा ही हैं जी। तो दिल्ली बीजेपी में कोई नेता पनप नहीं पाया जो अरविंद केजरीवाल को और यहाँ आम आदमी पार्टी को चुनौती दे। अब फरवरी में चुनाव होने हैं, 6 महीना बचा है। इस 6 महीने में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा है। इस 6 महीने जब बाकी हैं तो मनीष सिसोदिया जेल में अंदर है। कब वो बाहर आएंगे पता नहीं। मनीष सिसोदिया इस सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, परफॉर्मिंग मिनिस्टर, एजुकेशन और हेल्थ उनके पास, एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी या दिल्ली की सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, और दावे काफी कुछ सच भी हैं। तो ये ग्रैंड प्लान है कि अरविंद केजरीवाल को विधानसभा के चुनाव के पहले जितना देर अंदर रख सकते हो रखो, ताकि अरविंद केजरीवाल पार्टी को खड़ा न कर पाए विधानसभा के चुनाव के पहले। 6 महीने बचे। 6 महीने का मतलब इफेक्टिवली 3-4 महीने बचे जब कैंपेन चालू हो जाएगा। तो ये जो ग्रैंड प्लान है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू शासन करो और दिल्ली में कोहराम मचाओ कि पानी की क्राइसिस, बिजली की क्राइसिस, तमाम क्राइसिस क्रिएट करो, ताकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी को निपटाया जा सके। ये ग्रैंड प्लान है अरविंद केजरीवाल को अंदर रखने का। बाकी ये कि कहाँ पैसे खर्च किए, कोर्ट में क्या है, वो पॉलिटिकल मामला नहीं होता तो चुनाव के वक्त क्यों गिरफ्तार करते हैं। एक तो बड़ी वजह यह है। दूसरा कि जो अब सवाल ये है कि फरवरी तक दिल्ली में चुनाव होने हैं और फरवरी से पहले 2 पार्लियामेंट के सेशन आने हैं। वो 2 पार्लियामेंट के सेशन में क्या होगा मोदी सरकार का, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रोज झटके लग रहे हैं। आप ही बता रहे हैं कि किस तरीके से स्पीकर के चुनाव में झटके लग रहे हैं। और स्पीकर के चुनाव का मैं बता दूं कि ओम बिरला को लेकर बीजेपी के अंदर विरोध है। और ओम बिरला किसके कैंडिडेट हैं? ओम बिरला मोदी और अमित शाह के कैंडिडेट हैं व्यक्तिगत रूप तौर पे। ये दोनों चाह रहे हैं ओम बिरला को स्पीकर बनाना। बीजेपी के अंदर से भी इसका विरोध है। इसीलिए आप देखिए कि उनकी जो सारी बैठकें हैं उसमें अमित शाह नहीं है, ना वो बैठकें अमित शाह के घर पे हो रही हैं। तो स्पीकर की पोस्ट केवल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार का मामला नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस के अंदर भी ये मामला बड़ा उलझा हुआ मामला है मोदी जी के लिए। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी इस सरकार में उभर कर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल गलियारों में सुनाई पड़ती हैं। मैं एक मिसाल आपको दे दूं, फिर मैं बाकी बातें दूसरे लोग रखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि अजीत डोभाल
फिर से एनएसए नहीं बनना चाहते। ये खबर मीडिया में चलवाई गई। कहां से चलवाई गई आप समझ सकते हैं कि अजीत डोभाल का जो विरोधी है या जो उनका प्रतिद्वंदी है वो कौन हो सकता है। इसको इस बात से समझिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ताकतवर संस्था है और इंटेलिजेंस ब्यूरो लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज बहुत कम है। असली इंटेलिजेंस जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो एनटीआरओ है, जो मनी ट्रैकिंग करता है, जो ईमेल्स की ट्रैकिंग करता है, जो फोन्स की ट्रैकिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का पूरा मामला एनटीआरओ देखता है। जो एनटीआरओ का जिसके पास एनटीआरओ है वो ही असली उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, और जिसके पास इंटेलिजेंस इनपुट है वो ताकतवर है। एनटीआरओ एनएसए को यानी अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है, वो अमित शाह को रिपोर्ट नहीं करता। रॉ अमित शाह को रिपोर्ट नहीं करती, वो कैबिनेट सेक्रेटरीट को रिपोर्ट करती है या पीएमओ को रिपोर्ट करती है सीधे सीधे। तो झगड़ा वहां है। तो इस सरकार के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अब उभर के सामने आएंगे धीमे धीमे। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगे और आप कह भी रहे हैं कि अभी फरवरी तक बहुत कुछ सामने दिखाई देगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार अभी 10-12 दिन में ही जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, जितनी चर्चा हो रही है और जितने घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी एक और खबर आ रही है, वो खबर मुंबई से है, लेकिन बड़ा चौंकाने वाली खबर है कि अटल सेतु में दरार आने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। ये अटल सेतु आप जान रहे हैं कि मुंबई में जो अभी 5 महीने पहले जो सबवे बनाया गया है, टनल बनाया गया है, उसमें दरार आ गई है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। जिस दिन नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उस दिन वहाँ जम्मू में एक बस के ऊपर आतंकी हमला हो रहा था। अभी आपने ट्रेन एक्सीडेंट देखा जहाँ पर हमारे रेल मंत्री रील बनवा रहे थे। तो ये सारी चीज़, नीट आपने देख लिया, नीट का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रमोद जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुखद हैं। ये सरकार के लिए नहीं, इस देश के लिए भी दुखद हैं। इस सरकार के ऊपर कुछ नहीं गुजरा जब एक्सीडेंट हुआ, इस सरकार के ऊपर कुछ नहीं गुजरा जब आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया, इस सरकार के ऊपर कुछ नहीं गुजरा जब 24 लाख विद्यार्थी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं नीट के एग्जाम को कैंसिल हो जाने के कारण। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में और उजागर होंगी। लेकिन क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी को सिर्फ स्पीकर चाहिए और स्पीकर के आगे मोदी जी को किसी भी तरह एन प्रकार अपनी मजबूत सरकार चाहिए, सशक्त सरकार चाहिए, चाहे ताकि अगले 6-8 महीने में अपने हिसाब से सब कुछ पूरी मशीनरी को अपने कब्जे में कर लें। जो बात उद्धव ठाकरे कह रहे थे शिवसेना दिवस के उपलक्ष्य में, जब वो भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी मध्यावधि चुनाव चाहते हैं। जरा आगे बढ़ते हैं अनिल सिन्हा जी, जरा ये मध्यावधि चुनाव से इधर आने की कोशिश कीजिए। क्या आपको दिखाई देता है कि एक ये रास्ता भी है जहां नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उनकी जो पार्टी 240 सीटों पे अटकी पड़ी है और वहां पोह वाली स्थिति है, ये चाहते हैं कि किसी भी तरह मध्यावधि उससे पहले मजबूती आ जाए पूरी मशीनरी पे और अपने हिसाब से चुनाव करवा लिया जाए। चुनाव कैसे हुआ है, चुनाव आयोग अभी कई सारे सवालों के घेरे में है। आपने कई सारी सीटों पे देख लिए, अभी कुछ सीटों पे 11 सीटों पे दोबारा 11 सीटों के अलग अलग भाग में काउंटिंग के लिए भी अभी कल ही विज्ञप्ति आई है चुनाव आयोग की तरफ से। अनिल जी, सिर्फ सत्ता के गलियारों में जो इक्वेशंस है उसको देख रहे हैं। अब ये जो 10 साल में जो काम किया है इन्होंने, जिस तरह का निजाम बनाया है, जिस तरह का सेंट्रलाइजेशन किया, मैं उसको मानता हूं कि ओवर सेंट्रलाइजेशन वाला जो नीट है, ये तो उसी का आप नेट रिजल्ट देख रहे हैं कि उन्होंने जो एनटीए बनाया है उसमें अभी 2 एग्जाम जो सबसे प्रमुख एग्जाम में से एक है, एक यूसी नेट वाला और दूसरा जो नीट। और ये दोनों, जिसको मैं कहता हूं कि जो एलीट पार्ट ऑफ इंडियन जो ये क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन या जो कहिए जो भी है उसका हिस्सा है। मतलब डॉक्टर बनना
और इंजीनियर बनना और ये प्रोफेसर बनना, यही तो सबसे कवेटेड, जिसको सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं आप, ये है मतलब पेशा है, प्रोफेशन है। तो वो जो है वो इसके हाथ में था और इसने उसका किस तरह उसका ये किया, मतलब उसको चलाया। तो ये है नेट रिजल्ट जो चल रहा अभी 10 साल में मोदी जी ने सरकार बनाया, उसका नेट रिजल्ट ये आ रहा है नीट के जरिए, यूजीसी नेट के जरिए। अब उसको वो नैरेटिव बनाना भले ही चाहते हो कि ये हो गया वो हो गया, एक भी आदमी एनटीए का चेयरमैन से लेकर के किसी पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए भी तैयार नहीं है। आप इमेजिन करिए कि ये क्या संभव था कि बकायदा, या अच्छा देखिए नीट के बारे में लोग अभी मीडिया ने अपनी नैरेटिव बदल ली है। मीडिया अभी बता रहा है कि बिहार में वो मास्टरमाइंड था। अरे बिहार में वो मास्टरमाइंड नहीं था, अपने भतीजे को उसको दिलवाना था, ये मतलब भांजा जो भी है, फूफा था वो जो उसको दिलाना था उसको एडमिशन, और उसने संपर्क किए और जो लेन देन वाले थे उनसे इंतजाम किया। ये मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड तो गोधरा में था, जो गोधरा में उसने करोड़ों रुपये ले करके ये किया। दूसरा है कि 6 लोग किस तरह से, ये सब तो आपने डिस्कस किया ही होगा, 6 लोग जो है एक ही सेंटर से 720 नंबर कैसे ले आया, ये सब सारी बातें हैं। 17 किसी भी तरीके से ये जो ग्रेस मार्क्स वाला है वो हो नहीं सकता था। मतलब चीटिंग से लेकर के पेपर लीक से, नीट में सारा जितना कुछ हो सकता है घपला किसी भी एग्जाम में, वो सारा घपले नीट वाले में इन्वॉल्व थे, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। तो हर जगह देश भर में हो रहे हैं ये। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ जो इक्वेशंस विद इन द पार्टी और आउटसाइड, मतलब विद इन द एनडीए है, उसी की ओर देख रहे हैं। हमको देखना चाहिए कि रोड पर जो अभी बताया कि उनका बच्चा सो नहीं रहा है ये से 15 दिनों से, वो जो बच्चे सो नहीं रहे हैं, जो रोड पर हैं, जो चिल्ला रहे हैं नीट के बारे में, जो यूजीसी नेट के बारे में चिल्ला रहे हैं, वो बच्चे क्या आपको लगता है क्या कि वो फोर्स नहीं करेंगे इस गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे और इनकी क्रेडिबिलिटी और नीचे जाएगी ये शीर्षासन करने से, या आपका वो जो इंतजाम मतलब मीडिया में अपने जो ये है चाटुकार हैं उनके जरिए ये आप नहीं कर सकते। तो मैं देख रहा हूँ ये कि ये स्पीकर बना लें, पार्टियों को तोड़ लें, लेकिन फर्दर डिक्लाइन जो है, जो आप मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ। और जनता मुझको लगता है कि ये रोड पर जब आएगी तो ये इंडिया गठबंधन, तो मतलब एक बार मैं कोट करूंगा महात्मा गांधी को, कांग्रेस तैयार नहीं थी 1942 के आंदोलन के लिए, तो उन्होंने बम्बई में जो ग्वालियर टैंक में जो उनका भाषण हुआ था उसमें कहा था कि अगर कांग्रेस चाहे तो ये इसमें शामिल हो, नहीं तो नहीं शामिल हो, लेकिन मैं देश की धरती से ऐसा उफान पैदा करूंगा जिसमें कई ऐसे संगठन और मतलब कई चीजें बह जाएगी। तो वो जो है वो ऐसे मौके आ सकते हैं। हमको इस पर भी गौर करना चाहिए कि जो कहता है ना कि वो दुष्यंत कुमार की गजलों में जो है कि अब जो है ये पीस हो, मतलब मैं गीत दोहरा नहीं पाता हूँ, तो वो सवाल है कि इतना दर्द जो है 10 साल में, इतनी तकलीफ लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं, जो तकलीफ जो है उसको उन्होंने कोशिश की राम मंदिर के जरिए, अपनी छवि के जरिए, अवतारी पुरुष है ये सब दिखा करके मीडिया ने बहकाया, उसके बाद राहुल गांधी को अटैक किया, इंडिया गठबंधन, लेकिन ये सब काम नहीं आया। मेरा मानना ये है कि सिर्फ जो है कान लगाए रखिए धरती पर, जो देश की धरती है, जनता के जो दर्द है उसकी ओर हमारा भी काम है और विपक्ष का भी काम है। और मुझको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन उसमें खरा उतर रहा है। वो जो भी ऐसे मसले आ रहे हैं, जैसे कि अभी कम से कम कांग्रेस तो एकदम अलर्ट होकर के उसको आगे रख रही है, ये जो है इसको ये झेल नहीं पाएंगे। संसद से रोड तक आपको दिखाई देने वाला है जी। ये मैं सुनील जी आपके पास आऊं, लेकिन उनसे पहले ये संसद से सड़क तक की बात जो अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है, साझा किया है और साथ में एक ट्वीट भी किया है।
ट्वीट में लिख रहे हैं राहुल गांधी की नीट देने वाले हजारों स्टूडेंट्स अपने परिवारों के साथ भयंकर गर्मी में सड़क पर हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इस संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक इंडिया आपके साथ है। परीक्षार्थियों से चर्चा का पूरा वीडियो देखें। जरा वीडियो भी थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। हालांकि 7 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में राहुल गांधी कुछ नीट के स्टूडेंट्स से जो भुक्तभोगी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। So it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. There was a digital leak also this time. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। मेरा मॉम पूरे सा हम लोग नहीं हो पाता। और आपके हाथ में, अगर आप क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। तो सुन रहे थे, आप देख रहे थे राहुल गांधी को। इन्होंने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के साथ साथ इन्होंने साफ साफ कह दिया कि पिछले 2 साल में 70 अलग अलग जो एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं रद्द हुई हैं और उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा छात्र उससे प्रभावित हुए हैं और नीट अकेले 24 लाख छात्रों की बात यहाँ हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया इनके साथ है, संसद से लेकर सड़क तक या सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन साथ है। कांग्रेस की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, इंडिया की बात कर रहे हैं और यही इंडिया की ताकत जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करती है। और राहुल गांधी जब भी अपनी बात जुबान खोलते हैं, बात रखते हैं, लिखते हैं तो नरेंद्र मोदी का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। क्या सुनील शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी का जितनी बार राहुल गांधी नाम लेते हैं, चाहे नीट एग्जाम को लेके कल का जो बयान सुना रहा था उसमें या अभी का बयान आपने सुना उसमें भी जो ट्वीट किया इन्होंने, इन सब में नरेंद्र मोदी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या यही राहुल गांधी हैं? सबसे बड़ा कारण क्या उसमें वो अभी आपने एक विजुअल और भी देखा होगा कि राहुल गांधी अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट में लोगों को संविधान की वो कॉपी दे रहे हैं। संविधान की ढेर सारी कॉपियां जो लखनऊ में वो किताब छपती है, पब्लिशिंग हाउस, प्रशांत टंडन जी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे, और उसकी कॉपियां खूब छपने लगी हैं। जो साल भर में मात्र 5000 कॉपी ये छापते थे, इस बार तो पता नहीं कितने हजार कॉपियां और उसका ऑर्डर हो गया। वो लाल और उसमें एक धारी ब्लैक कलर की वो बहुत शानदार संविधान की एक छोटी सी पॉकेट बुक है और वो गिफ्ट कर रहे थे। तो यहां से जो शुरुआत है और ये 18वीं लोकसभा उसकी तरफ अगर बढ़िए तो क्या आपको इसमें युवाओं का रोल बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता? राजीव जी, आप कभी सोचिए कि राहुल गांधी को इतना अविश्वसनीय बनाने का इतना संस्थागत और संगठनात्मक प्रयास क्यों किया गया? यूं ही अनायास, कोई मतलब नहीं था इसका। उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा। और ये मकसद क्या था? आखिर राहुल गांधी ने पिछले 10 वर्षों तक किस तरह की जलावत झेली है जी, और क्यों उनके ऊपर इस तरह के हमले किए गए कि ये बीजेपी को ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर कोई नेता बहुत जल्दी वो हासिल कर सकता है जन विश्वास, तो उसमें राहुल गांधी एक बड़े नेता। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल, एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। अगर यह मिथक टूट गया कि भारतीय जनता पार्टी अपराजेय है तो किसका योगदान है? अगर यह मिथक टूट गया कि नरेंद्र मोदी में वह ताकत नहीं रह गई वो किसी को चुनाव जिता सकते हैं, तो आखिर किसका योगदान है? निश्चित रूप से अगर अकेले किसी नेता का नाम लिया जाएगा तो राहुल गांधी का नाम लिया जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरह के आंदोलन किए, जिस तरीके से राजनीतिक अभियानों में शामिल हुए, लोगों के साथ जिस तरीके से कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की, ये उदाहरण है जो अभी आप नीट के विद्यार्थियों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी किससे नहीं मिले? अगर वह मोटरसाइकिल बनाने वाले मैकेनिक से मिल रहे हैं, सब्जी का ठेला लगाने वाले रामेश्वर से मिल सकते हैं।
अपने ही राज्य में हिंसा से विस्थापित हुए मणिपुर के नागरिकों से मिल सकते हैं, केरल के मसाला उत्पादकों से मिल सकते हैं, हरियाणा में धान की रोपाई करने वाली महिलाओं से मिल सकते हैं। राजनेता की ही जिम्मेदारी होती है, राजनेता से ही अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों से एक संवाद कायम करे और उनके समस्याओं के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करे, उनको दिलासा दिलाए और इस बात का आश्वासन भी दिलाए कि जो उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान निकलेगा। उनके अंदर जो बेचैनी है उस बेचैनी को खत्म करें, रोके। आज ये प्रधानमंत्री से क्या गड़बड़ियां हो रही है? क्या एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में, एक लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो मणिपुर में जाते और हिंसा को रोकने की पहल करते? दोनों वर्गों से जो हिंसा में लिप्त हैं उनसे कहते कि नहीं, हिंसा कोई माध्यम नहीं है, शांति की अपील करते। उन्होंने आज तक नहीं किया। ये नीट के परीक्षार्थी हैं, चाहे मुखर्जी नगर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ भी अगर मोदी जी संवाद काम करते तो क्या ये स्थिति बनती कि ये लड़के चिलचिलाती धूप में सड़क पे बैठे हो? ये कौन से विद्यार्थी है जिसको कहता है ना अंग्रेजी में एक शब्द है बेस्ट माइंड, किसी भी देश का बेस्ट माइंड, सर्वोच्च दिमाग, बेहतर दिमाग, वो लड़के सड़क पे घूम रहे हैं और आप उसे संवाद नहीं कायम करेंगे। आपने किसानों के साथ भी ट्रीटमेंट किया, 1 साल तक उनको खुले आसमान के नीचे रहने के लिए बेहोश कर दिया। क्या किसी सरकार से, किसी राजनीतिक दल से, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है? और अगर यह उम्मीद नहीं की जाती है और उम्मीद के विपरीत आप आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप अगर सरकार में रह करके सरकार के दायित्वों का पालन नहीं करते तो फिर इसकी नाराजगी कौन झेलेगा? इसका राजनीतिक नुकसान किसके पास जाएगा? राहुल गांधी ने ही किया। 10 सालों तक अपमान बर्दाश्त करते रहे और लेकिन अपने राजनीतिक अभियान को छोड़ा नहीं, अपनी बात को छोड़ा नहीं, लोगों से संपर्क संवाद कायम करने की प्रक्रिया को बंद नहीं किया। अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत लोगों के साथ अपना कंधा लगाने की कोशिश की, उन सभी के साथ खड़े होने की कोशिश की जो सरकार के द्वारा उपेक्षा के शिकार थे, जिनकी बातें सरकार द्वारा सुनी नहीं जा रही थी। और ये आज की बात नहीं है, आप वो दिन याद कीजिए जब राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन किया था और एक मोटरसाइकिल पर बैठ करके गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के भट्टापुर गांव में गए थे, जबकि पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी बना रखा था। तो इस अपने जुझारूपन का परिचय राहुल गांधी ने 2014 से भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के आने के बाद ही शुरू कर दिया और लगातार अपने राजनीतिक अभियानों में निरंतरता बनाए रखी। आज उसका परिणाम है कि राहुल गांधी को किन्हीं 2 नेताओं को प्रधानमंत्री के रूप में देखने वालों का प्रतिशत राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है। यह अनायास नहीं है, यह किसी ने राहुल गांधी को परोस करके नहीं दिया, एहसान नहीं जताया उनके ऊपर। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक अभियानों से इसको हासिल किया और यह चीजें उनको हासिल नहीं होती बशर्ते सरकार भी इसी तरह का आचरण करती। जो एक चुनी हुई सरकारें क्यों होती है? सरकारें मनोनीत हो सकती हैं, किसी कंपनी के सीईओ की तरह से सरकारें काम कर सकती हैं, लेकिन चुनी हुई सरकारें इसलिए होती हैं कि वह जनता की भावनाओं का आदर करेंगी, जनता के साथ एक कनेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगी, जनता की जरूरतों को महसूस करेंगी, उनके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करेंगी। अगर किसी तरह का रोष पनप रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगी और उस किसी भी पहल के लिए तैयार रहेंगी जो लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। इस पूरी सरकार ने जो 10 साल से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार जो कहलाती रही है, इसने कोई पहल नहीं की। अगर आप लोगों के अभिलाषाओं, अपेक्षाओं, सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में अगर सहायक नहीं सिद्ध होंगे तो आपकी स्वीकृति कैसे बनी रह सकती है? कैसे संभव है वो? ये स्थिति है। और अपने इन नाकामियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन मुद्दों के आधार पर ढकने की कोशिश की या ये कोशिश की कि लोगों का ध्यान उधर न जाए, उसको लोगों ने खारिज कर दिया। हिंदुत्व का एजेंडा क्यों था? क्या हिंदुत्व के एजेंडे के माध्यम से आप उस समुदाय का ही कोई लाभ कर रहे थे जिसको आप अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे?
क्यों लोग आपके साथ चले बने रहते? और लोगों ने इस राजनीति को समझा और राजनीति समझने के बाद उससे दूरी बढ़ती चली गई और ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जन स्वीकृति नहीं मिल पाई, बल्कि जनाक्रोश का सामना करना पड़ा जहां बहुत ताकतवर रही है। ये जो पहल है राहुल गांधी की, यही इनकी ताकत है। राहुल गांधी ने शुरू में भी कहा था, अगर आप याद कीजिए अपनी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, कि हमारी बात लोगों तक कैसे पहुंचे। मीडिया मेरे साथ है नहीं, संसद में हमको बोले नहीं दिया जाता, हमको राजनीतिक कार्यक्रम करने नहीं दिए जाते, तो लोगों के बीच में जाने के अलावा क्या विकल्प बचा है? और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को सुनने वालों की तादाद नरेंद्र मोदी जी की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर संपर्क कायम करने वालों की तादाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की तुलना में बढ़ती चली जा रही है। अगर आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों से नहीं जुटेंगे तो लोगों के द्वारा अस्वीकृत किए जाने में समय नहीं लगेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी की प्रासंगिकता कैसे दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और वो आज के घटनाक्रम में राहुल गांधी की जो संलग्नता है, उनको वो जिस ढंग से खुद को वहाँ हर इस मसले पे, हर समस्या में कहीं ना कहीं एक उस ढंग से एक किरण ही सही लेकिन दिखाई देते हैं। आज छात्रों के साथ, कभी किसानों के साथ, अभी सबका जिक्र आप कर रहे थे, कभी मोटर मैकेनिक के साथ, तो कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, बाइकर्स के साथ, तो कभी रामेश्वर के साथ। ये तमाम मामले जो हैं वो बताते हैं कि राहुल गांधी हर समस्या में कहीं ना कहीं खुद को उस समस्या को सुलझाने के लिए खुद को वहाँ फिट नज़र आते हैं, और इसीलिए इंडिया गठबंधन का यहाँ जिक्र करते हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो नीट के छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई है उसमें इंडिया उनके साथ है। संसद में भी इसकी आवाज़ बुलंद करेगा और सड़क पे भी इंडिया गठबंधन आपको नज़र आएगा। तो ये राहुल गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर और वीडियो अभी आपने देखा। जरा आना चाहता हूं प्रमोद जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, और समझना चाहता हूं इंडिया गठबंधन की जहां तक बात की जाए, और अभी तक एक निराशा भी है इंडिया गठबंधन के चाहने वाले लोगों में भी कि सरकार तो बनी नहीं, आगे क्या होगा। नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से सब कुछ, अपने हिसाब से नरेंद्र मोदी ने जो पोर्टफोलियो बांटना था वो बांट दिया, अपने हिसाब से अब शायद स्पीकर भी बना लें, सरकार भी हो सकता है 5 साल चला लें। क्या आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन और उसकी मजबूती दिखाई देती है आपको? क्या आपको लगता है कि बहुत आसानी से, जैसा अभी तक करते आए हैं पिछले 10-12 दिनों में नरेंद्र मोदी, वैसे ही अगला 5 साल निकल जाएगा? मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी का जो जुझारूपन है और जो भी वो कर रहे हैं राजनीतिक रूप से वो बहुत सफल है, लेकिन उनको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उसको उनका संगठन राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर कितना फॉलो करता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अकेले 8-10 विद्यार्थियों से बात कर लेने और ट्वीट करके जानकारी दे देने या भाषण दे देने से अकेले कुछ नहीं होगा। आपको इस मामले को हर जिला स्तर पर, हर प्रदेश स्तर पर ले जाना चाहिए था। 24 लाख युवाओं की संख्या कम नहीं होती है। नहीं, इसमें एक बात जोड़ दूं। पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस पार्टी का हर संगठन, छात्र विंग, युवा विंग और कांग्रेस खुद लगातार सड़कों पे है। आज भी कांग्रेस सड़क पे है और मैं मान रहा हूं, मैं आपको बताता हूं राजीव जी, जो प्रदीप कुमार जी हैं, टेलीविजन के जरिए इस देश में माहौल बनाने की कोशिश होती है, जहां मोदी किया जाता है, उस चैनल पे राहुल गांधी नहीं दिखाए जाते हैं, बहुत कम दिखाए जाते हैं। उस चैनल पे कांग्रेस पार्टी अगर संघर्षरत है तो वो नहीं दिखाया जाता है। आज की ही बात करूं, कल के राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, नीट का मामला, 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात, अगर विपक्ष का एक बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो अखबारों में कहां, किस पेज पे खबर होनी चाहिए? मैं तो अखबार छापता हूं, मैं एडिटर इन चीफ हूं अखबार का, देशबंधु का। कहां रहनी चाहिए? आप भी अच्छी तरह से, आप सब पत्रकार हैं, सब अखबारों से जुड़े रहे हैं, किस पेज पे इस खबर को लेना चाहिए? पहले पेज पे खबर लेनी चाहिए। आप उसको लीड बनाइए, नहीं बनाइए, ऊपर रखिए, नीचे रखिए। अनिल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रमोद जी, आप सब अखबार में पूरा हम लोगों ने अपना जीवन दे दिया।
लेकिन आप आज के अखबारों को, एक नहीं दसियों अखबारों को उठाइए, किस अखबार ने फ्रंट पेज पे छापा है? इक्के दुक्के होंगे देशबंधु के अलावा। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इस बात को मैं यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना अखबार छाप रहे हैं इन चीजों को, ना मीडिया में कोई दूसरा जो मीडिया का हिस्सा है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, सैटेलाइट हो, ये भी नहीं दिखा रहा। ये दुखद है हमारे देश में, और तानाशाही भी है हमारे देश में, और लोकतंत्र का ये तकाजा है कि हम बिल्ली के भाग से छीका टूटने की उम्मीद ना करें। आपके पास आज सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं है, हम ये कोशिश ना करें कि उनका कोई छिटकेगा या उनके से कोई टूटेगा तब हम सरकार बनाएंगे। हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें इस देश में कि उस सरकार को जाना पड़े और उस सरकार के बदले हमारी सरकार बने। हमें ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा करनी चाहिए कि उनकी बैसाखी टूट जाए और वो बैसाखी आके हमारे साथ जुड़ जाए। मेरा इसीलिए मैं इस कहना चाहता था कि छत्तीसगढ़ में प्रदीप कुमार जी जो हैं नीट के, उनको छत्तीसगढ़ पीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। अभी इस तक का भी विरोध नहीं हो रहा है सड़क पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जबकि पीएससी में इस बार नीट से अंदाजा लग जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ पीएससी में आगे क्या होने जाने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे नालंदा का 800 साल पुराना पुनरुद्धार हुआ लेकिन उसी दिन पुल गिर गया वहां पर, उसका विरोध नहीं हो रहा है। हमको सड़क की लड़ाई निश्चित रूप से लड़नी पड़ेगी। आपको यह दिखाना पड़ेगा जनता को कि आप इस सरकार की गलतियों को, इसकी सरकार की खामियों को, इसकी लाचारियों को बहुत जिम्मेदारी से न केवल दिल्ली में बल्कि देश के उस गांव तक लाना पड़ेगा जहां जिसे बस्तर कहते हैं हम लोग। तब जाकर के आप इस लोकतंत्र को पूरी गरिमा प्रदान कर पाएंगे। हम लड़ने में सक्षम हैं, ये दिखा दिया गया है। जरूरत मार्गदर्शक की है, जरूरत आज भी है एक ऐसे आदमी की जो उस दल को, उस गाड़ी को ऊपर तक खींच सके। राहुल गांधी निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन राज्यों पर उनको बहुत ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन राज्यों ने कांग्रेस को पूरी तरह साफ करके रखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन संगठन, जैसा कि 4-6 कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होता है, बीजेपी का सारा संगठन पश्चिम बंगाल चला जाता है, हमारा संगठन क्यों चुपचाप बैठा रहता है जब कोई अनियमितता सामने आती है? तो ये इस बात को उनको समझना पड़ेगा और पूरे सम्मान के साथ उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो इससे पीड़ित हैं। तब आप निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई लड़ने में कामयाब होंगे और जीतेंगे भी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे थे आप, जरा एक जानकारी और दे दूं। छत्तीसगढ़ के ही काडर के ही आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, एनटीए जो नीट एग्जाम कंडक्ट करता है उसके डीजी हैं, छत्तीसगढ़ काडर के ही हैं सुबोध कुमार सिंह, आप जानते होंगे अच्छे से। तो चूंकि आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, मैं दिल्ली में भी और इस पूरे नीट घोटाले में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम, किसी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं तो सुबोध कुमार सिंह साहब हैं। छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस ऑफिसर हैं और नीट एग्जाम एनटीए कवर करता है उसके डीजी हैं। तो चलिए, खैर ये जानकारी दे रहा था और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जानकारी दे रहा था मैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र आप कर रहे हैं इसलिए सुबोध कुमार सिंह साहब की। लेकिन बात यहाँ सुबोध कुमार सिंह या नीट की नहीं, बात यहाँ पर राजनीति की है। और राजनीति में कौन आगे है कौन पीछे है? नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता पर आसीन होकर भी क्यों पीछे दिखाई देते हैं? क्यों वो फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों वो परेशान नजर आ रहे हैं? उनकी परेशानी क्या आने वाले समय में और बढ़ेगी या चेहरा और बेनकाब होगा? बीजेपी का, उनकी पार्टी का, उनका, आरएसएस का, जिसके बारे में लगातार इंडिया गठबंधन बात कर रहा है। ये सब हम आप तक पहुंचाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, खबरें आएंगी हम तक। तो आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा साहब, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत गंभीर चर्चा होने लगती है, बहुत सारी बातें